दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कैरियर मेकर्स में। आज सबसे पहले तो मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ कि कल मैथ का वीडियो नहीं बन पाया। कुछ व्यक्तिगत कारणों से मैं व्यस्त था, जिसकी वजह से कल मैथ का वीडियो आप लोगों को नहीं मिला। आज वो वीडियो डल रहा है और आज के ही दिन जो आज के 54 नंबर के हैं वो भी साथ में डलेंगे अपने पूर्व समयानुसार। यह पेपर लिया गया था दिनांक 2 फरवरी को 9 बजे से 10 बजे के बीच में। आइए देखते हैं इस पेपर में किस तरह के सवाल पूछे गए थे। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर यह रहा। सवाल जो है आपसे कह रहा है 1000 मीटर की दौड़ में जॉन ने खान को 120 मीटर से हराया। जॉन की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो खान की चाल क्या होगी? दौड़ का मामला है। मैंने आप लोगों को यह बताया है कि टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड के सवाल में दो जगहों से 75% सवाल आपके पूछ लिए जाते हैं। वो दो, एक जहां पर दूरी समान है और दूसरी जहां पर समय समान है। अब दौड़ का मामला है तो दौड़ में समान क्या होता है? समय। क्या समान है? समय समान होता है। और अगर समय समान है तो डिस्टेंस और स्पीड ये दोनों प्रोपोर्शनल रहते हैं। अब आप देखिए 1000 मीटर की दौड़ में तो जॉन जो दौड़ा है वो दौड़ा है 1000। ये किसकी बात हो रही है? ये बात हो रही है डिस्टेंस की। तो खान कितना दौड़ेगा? खान दौड़ा है 1000 में से आप 120 घटा दीजिए, मतलब ये दौड़ा है 880। रेशियो कितने का है? किससे कटेगा भाई? ये 8 से कटेगा क्या? ये 22 और ये कितना है? 25। मतलब जो आपका स्पीड है, चाल आपसे पूछी गई है, स्पीड का रेशियो भी यही होने वाला है, 25 और 22 का। अब आप देखिए जॉन की चाल, इसकी चाल दी गई है, इसकी चाल कितनी दी गई है? 40। मतलब 25 बराबर दिया हुआ है 40। तो आप देखिए 25 5 8 40, मतलब 5 की वैल्यू कितनी है? 8। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 1 बराबर हो जाएगा 8/5। तो 22 बराबर कितना हो जाएगा? 22 गुणे 8/5। 8 दूनी 16 या 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 और 3 35, एक अंक के बाद दशमलव। तो खान की चाल हो जाएगी 35.2 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए यहां पर मेन चीज ये थी, इसको आप ऐसे भी कर सकते थे। 1 बराबर 5/8 है, मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाती? 1 बराबर कितना हो जाता? 1.6। 1.6 का आप यहाँ पे गुणा मार दीजिए। बेसिक चीज ये है कि दौड़ में जब कभी भी दौड़ होती है तो उसमें समय समान होता है। हारने और जीतने का मतलब, जैसे ये दौड़ हो रही है, यहां से एक आदमी दौड़ा, यहां से दूसरा आदमी दौड़ा, ये यहां तक पहुंच गया, मतलब ये जीत गया। और जब ये यहां पे पहुंचा तब तक ये यहां पे था, मतलब ये पूरा 1000 तक पहुंच गया। ये इससे कितना पीछे था? 120 मीटर। मतलब इसने जो दौड़ की है वो कितने मीटर की है? 880 मीटर की। जॉन दौड़ा है 1000 और खान दौड़ा है 880 मीटर। बात करते हैं अगले सवाल की। 2010 में एक देश की जनसंख्या 100 थी। 2020 तक जनसंख्या में 10% की वृद्धि हो गई। तो 2020 में जनसंख्या देखिए 10%, कितने की वृद्धि हो रही है? 10% की। और 10% का मतलब कितना होता है? 1/10 वृद्धि हो रही है, मतलब मामला है 10 से 11 का। इसकी वैल्यू आपको कितनी दी गई है? 25 60 8 40, ये कैंसिल हो जाएगा। अब 1 बराबर तो ये है, तो 11 बराबर कितना हो जाएगा? 25 60 8 000 इंटू 11। तो 000 तो रहना ही है। 11 8 88, 11 छके 66, 11 पचे 55, 55 और 6 61, 11 दूनी 22 और 6 28। ये हो जाएगा आपको उत्तर 28 16 88 000 दिया गया है आपको ऑप्शन नंबर। ठीक है, बहुत ही बेसिक सा सवाल है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं जो बहुत ज्यादा बताने लायक। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल बोल रहा 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन से काटकर निकाले जा सकने वाले सबसे बड़े गोले का आयतन क्या? गोले से घन वाला सवाल आपसे पूछा गया था काफी पहले, कुछ पेपरों पहले।
यहां पर आपसे घन से गोले वाला, वहां मैंने आपको दोनों बातें बताई थी। देखिए, जब मैं बात करता हूं घन से गोले की, घन में गोला, अब जो घन है वो किससे बनता है? वर्ग से बनता है। देखिए ये वर्ग है, मतलब इसकी चारों भुजाएं क्या है? बराबर है। इसके अंदर हमें बैठाना है किसको? गोले को। ये हमने गोला बैठा दिया। अब देखिए ये जो है ये गोले की क्या है? ये गोले का व्यास है, और ये जो है ये इसकी भुजा है। मतलब यहां पर क्या हो जाएगा? घन की जो भुजा है वो किसके बराबर रहेगी? गोले के व्यास के बराबर। ठीक है, अब देखिए यहां भुजा कितनी है? 6 सेंटीमीटर। मतलब जो गोले का व्यास है वो कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? त्रिज्या बराबर 6/2, मतलब कितना हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछ क्या रहा है? आयतन। आयतन, गोले का आयतन। तो जो गोले का आयतन है, गोले का जो आयतन है ये कितना होता है? 4/3 पाई r क्यूब। अब देखिए ये 4/3 है, उत्तर में देख लीजिए, पाई में तो नहीं है, नहीं है। ठीक है, दशमलव में है तो मैं इसको 3.14 ले लेता हूं। गुणे r की वैल्यू कितनी है? 3 है, तो 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 से 3 क्या हो जाएगा? कैंसिल। अब देखिए 3 त्रिकाई 9। अब इसको पहले मैं इसमें गुणा कर लेता हूँ। 14 चौके 56, 4 तिहाई 12 और गुणे कितना? 9। 9 छक्का 54, 9 पन्ना 45 और 5 50, 12 नहीं है 108 और 5 113। ये आपका उत्तर हो जाएगा 113.04। 9 छक्का 54, 4, 9 पन्ना 45, 1 4 दिया हुआ है। क्यों दिया हुआ है? 14 चौके 56, 4 तिहाई 12। ठीक है, 9। ठीक है, मतलब मामला यही है, लगभग में पूछ रहा है। चूंकि क्या है कि हमने इसको 3.14 ले लिया है पाई की वैल्यू। पाई की वैल्यू कुछ नहीं हो सकता, 22/7 लिया हो तो मामला 3.14 से आगे भी जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 113.14। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? अगला सवाल हमसे कह रहा है एक अर्धगोलाकार कटोरा मोटे स्टील से बना है जिसकी मोटाई 0.5 सेंटीमीटर है। कटोरे का बाहरी व्यास 43 सेंटीमीटर हो तो कटोरे की धारिता ज्ञात कीजिए। देखिए ये एक अर्धगोलाकार कटोरा है। ठीक है, ये है मामला, ये अर्धगोलाकार कटोरा है, ये है स्थिति। अब यहां का जो मामला है वो 0.5 का है, यहां का जो मामला है 0.5 का है, और इसकी जो डिस्टेंस है, ये वाले का जो मामला है, ये वाले का, ये पूरा पूरा कितना दिया हुआ है? बाहरी व्यास कितना है? 43 व्यास। ठीक है, तो जो आंतरिक व्यास हो जाएगा, आंतरिक व्यास जो हो जाएगा 0.5, यहां से कैंसिल, 0.5 यहां से कैंसिल, मतलब ये जो आंतरिक व्यास है ये कितना हो जाएगा? 42। ठीक है, या इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो d बराबर आपको दिया गया है, d बाहरी व्यास, बाहरी व्यास बराबर कितना दिया गया है? 43। तो इसकी जो त्रिज्या हो जाएगी वो हो जाएगी 43/2, मतलब कितना? 2 दूनी 4, 2 एक कम 21.5। ठीक है, तो अब इसकी जो आंतरिक त्रिज्या हो जाएगी, आंतरिक त्रिज्या हो जाएगी वो कितनी होगी? बाह्य त्रिज्या माइनस मोटाई। अब बाह्य त्रिज्या कितनी है? 21.5, मोटाई कितनी है? 0.5, मतलब कितनी हो जाएगी इसकी? 21। अब आपसे पूछ क्या रहा है? कटोरे की धारिता। धारिता का मतलब क्या होता है? पूछ रहा है आपसे आयतन। अब देखिए आयतन बराबर अर्धगोले का आयतन कितना होता है? 2/3 पाई r क्यूब। पाई के रूप में मामला नहीं है, अब ये कट भी जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2/3 गुणे 22/7 गुणे 21 गुणे 21 गुणे 7 तिरिक 21, 3 से 3 कैंसिल। 21 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 441, और 22 दूनी 44। अब आप गुणा कर लीजिए, 4 एक कम 4, 4 एक 5 चौके 20, 4 4 8 चौके 32, 32 और 2 34, 3 4 चौके 16, 16 और 3 19, 19,440 का उत्तर हो जाएगा, दिया गया है आपको ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है, ये इसलिए मैंने बताया। देखिए
व्यास के मामले में 0.5 इधर से भी कम होगा, 0.5 इधर से भी कम होगा, तो कितनी होगी 42। लेकिन ये बात आप हमेशा ध्यान रखिए, अगर आपने त्रिज्या निकालनी होती तो त्रिज्या मामला यहाँ से लेकर के केवल यहाँ तक का होता, ये वाला मामला होता, और यहाँ होता तो यहाँ पे जो घटेगा वो कितना घटेगा 0.5। लेकिन जब हम व्यास की बात करेंगे तो व्यास कितना घटेगी, डबल, मतलब 0.5 मतलब 1 घट जाएगी। ठीक है, तो आंतरिक त्रिज्या बराबर हमेशा किसी भी चीज के लिए हो बाह्य त्रिज्या माइनस मोटाई ही होता है। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, एक मोबाइल फोन का अंकित मूल्य 16,500 रुपए है, 8% की त्योहारी छूट, नगद भुगतान के लिए 5% की दूसरी छूट, मोबाइल फोन खरीदने के लिए किया जाने वाला नगद भुगतान रुपए में है। प्रतिशत से प्रतिशत नहीं पूछा गया है, रुपए देकर के आपसे रुपए का ही आंकड़ा पूछा जा रहा है। अब आप देखिए पूरा मामला है क्या, देखिए 8% की वैल्यू कितनी होती है, 8% की वैल्यू होती है 2/25, और दूसरी छूट कितनी है 5%, तो 5% की वैल्यू होती है 1/20। अब पूरा मामला क्या है, पूरा मामला जो है वो है 25 से 23 का, और यहाँ पर 20 से कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा, तो पूरा मामला कितना हो गया 500 से 19 दिया 57, 19 दूनी 38 और 5 43, मतलब 500 का सामान था जो 437 रुपए में बिक गया। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या ना नगद भुगतान कितना है, इसकी वैल्यू इसने कितनी दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है 16,500, ये 2 0 कैंसिल, 5 न्याई 15, 5 न्याई 15, मतलब एक की वैल्यू कितनी है 33 है, तो इसमें आपको कितने का गुणा करना है 33 का ही गुणा करना है। गुणा कर लीजिए 7 तिरिक 21, 7 3 10 न्याई 30, 30 और 3 ये लीजिए, 7 3 10 10 न्याई 30, 4 3 7 7 तिरिक 21 और 4 तिहाई 12। अब ये 1 हो गया, 3 और 1 4, 12 और 2 14, 14,431 रुपए में ये बिकेगा, 421 रुपए में, अच्छा 7 तिरिक 21 है, सॉरी ये भी 21। ठीक है, उत्तर कितना हो जाएगा 14,400। ठीक है, मैं आपको बार बार ये बोल रहा हूं इस तरीके की आप प्रैक्टिस करिए। सीआई में चूंकि पूरा परसेंटेज अगर आप इसी तरीके से लगाएंगे तो सीआईएसआई में भी, अब अगर मान लीजिए आपसे ये पूछ लिया गया होता टोटल छूट कितनी मिली, तो ये आपको यहाँ पर साफ साफ दिख रही थी, कितने की थी 500 का सामान था 437 रुपए में बिक गया, मतलब छूट कितने की मिली है 63 रुपए की, तो वही हम 33 का गुणा किसमें कर देते 63 में कर देते। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है एक कार की कीमत में 5%, 10% और 20% की वृद्धि होती है, समतुल्य परिवर्तन क्या है। अब देखिए ऑप्शन किसमें दिए गए हैं परसेंटेज में, ये वाला मामला भी किसमें दिया गया है परसेंटेज में। अब समतुल्य वृद्धि पूछ रहा तो इसमें मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला लिखवाया था a + b + AB/100 का परसेंट, और मैंने आप लोगों को इसमें बोला था कि शुरुआत में आप लोगों की कोशिश हमेशा होनी चाहिए कि जीरो वाले मामले को हम पहले हल करें। तो पहले मैं 10 और 20 को ले लेता हूं, तो देखिए 10 + 20 + 10 × 20/100, 1 2 1 2, तो ये 20 30 और 2 32, मतलब 30 धन 2 बराबर कितना है 32%। अब एक तो 32% है और एक कितना है 5%। अब हमें इन दोनों का निकालना है, इन दोनों का निकालेंगे तो फिर वही कहानी 32 + 5 + 32 × 5 बटे कितना 100। ठीक है, ऑप्शन सही बटे में है, मतलब काटना नहीं है पूरा पूरा। ये कितना हो जाएगा 20, 4 से कटेगा, 4 8 32, 4 5 20, सभी 5 वाले ही है। ठीक है, तो 32 और 5 37 प्लस 8/5। अब 8/5 का मतलब कितना होता है 1 सही 1/5, 1 सही 3/5, मतलब 37 + 1 सही 3/5, तो 37 और 1 38, 38 सही 3/5%। ये आपके सवाल का जवाब है और ये दिया गया है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, सवाल में कुछ भी नहीं है। पिछला वाला सवाल ऐसा था जिसमें रुपया देखिए रुपया पूछ रहा था, यहाँ पर प्रतिशत देखिए प्रतिशत पूछ रहा है, और ये वाला फार्मूला तो मुझे लग रहा है कि आप हर एक पेपर में 2 से 3 सवाल इस फार्मूले से रिलेटेड आ रहे हैं। ये सवाल आपके दिमाग में, ये फार्मूला आपके दिमाग में अच्छे तरीके से बैठ गया होगा। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, एक महिला 75 किलोमीटर की चाल से एक निश्चित दूरी तय करती है और 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से लौट आती है, और सच चाल ज्ञात करें।
जब एक आदमी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है और दूसरे स्थान से लौटकर पुनः प्रारंभिक स्थान पर आता है, तो औसत चाल के लिए जो फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था वो क्या बताया था, 2ab अपॉन a प्लस बी। ये किसका फॉर्मूला है, औसत चाल का, औसत चाल। अब इसमें a की वैल्यू है 75 और b की वैल्यू कितनी है 100, बस आप पुट कर दीजिए। तो 2 गुणे 75 गुणे 100 बटे 75 धन 100, मतलब कितना हो जाएगा, 2 गुणे 75 गुणे 100 बटे कितना है 175, ठीक है। 25 तिहाई 75, 25 सत्ते 175, मतलब ये कितना हो जाएगा 600 बटे 7। तो 7 अठे 56, 40, 7 पना 35, 5 मतलब 85 सही 5 बटे 7 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। दिया गया है आपको ऑप्शन नंबर 2 में। दशमलव में दिया होता तो फिर हम भाग दे रहे थे, तो 7 सता 49, 7 एक कम 7, 85.71 आ गया होता। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, ए 1 घंटे में 11 बेंचों की मरम्मत, बी 1 घंटे में 5 बेंचों की मरम्मत एक साथ काम करते हैं तो 64 बेंचों की मरम्मत 4 घंटे दिया ही हुआ है। देखिए इसमें मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूं, मैंने आप लोगों को ये बात बार बार बताई है कि देखिए ए का मान कितना है 11, बी का मान कितना है 5, बी का मान कितना है 5, ये टाइम दिया हुआ है। अब इनका कुछ निकलेगा तो है नहीं, तो इफिशियंसी कितनी हो जाएगी 5 और 11, तो ए बी मिला करके कितना काम करेंगे, मतलब ये 16 बेंच कितने घंटे में बनाएंगे 1 घंटे में। तो 64 बेंच बनाने में मतलब 16 बेंच बराबर कितना है 1 घंटा, 16 बेंच बराबर कितना है 1 घंटा, मतलब 1 बेंच बराबर 1/16, तो 64 बेंच बराबर 64/16, मतलब उत्तर हो जाएगा आपका 4 घंटे, ठीक है। दिया गया है आपको ऑप्शन नंबर 3 में, ठीक है। यह बात हमेशा याद रखिए कि अगर समान काम की बात हो रही हो तो टाइम और इफिशियंसी टाइम एंड वर्क में हमेशा एक दूसरे का अपोजिट होता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी आप कॉमन निकाल नहीं सकते थे। मतलब एलसीएम आपका 55 ही आता, अगर मैं एलसीएम निकालने की बात करता तो एलसीएम 55 ही आता, क्यों, क्योंकि 11 भी अभाज्य है और 5 भी अभाज्य है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, अगला सवाल बोल रहा है आकाश एक काम को 21 दिनों में, दिया उसी काम को 63 दिनों में, समान काम को पूरा करने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए, जबकि वह एकांतर दिन में काम कर रहा है। एक दिन छोड़ के एक दिन का मामला हो रहा है, मतलब एक दिन ये करेगा दूसरे दिन ये करेगा। तो यहाँ पे क्या मैंने आपको बताया था, अगर एक आदमी 3 काम कर रहा है, दूसरा आदमी 2 काम कर रहा है, अगर एकांतर दिनों में काम होगा तो 5 काम बराबर, 5 काम कितने दिनों में होगा 2 दिनों में, और इसको हम एक यूनिट मान लेते हैं। यहाँ पे आप देखिए आकाश, आकाश और यहाँ कौन है दिया, ये कितने दिनों में कर रही है 21, ये कितने दिनों में कर रहा है 63, टाइम 21 और 63 का जो एलसीएम है वो कितना आ जाएगा 63, मतलब इसकी इफिशियंसी है 3, इसकी इफिशियंसी है 1। अगर ये दोनों मिल करके काम करेंगे तो कितना काम करेंगे 4 काम बराबर कितने दिन, दिन का मामला है बराबर 2 दिन, और बराबर हम इसको कितना मान लेते हैं 1 यूनिट, ठीक है। अब देखिए काम हमें कराना कितना है 63, तो अब आप 63 में 4 का भाग दे दीजिए, कितनी बार जाएगा 15 बार जाएगा, ये 60 हो जाएगा, बचेगा कितना 3, मतलब पूरा मामला हो जाएगा 15 यूनिट और प्लस 3 काम। अब यहां पर हमें जरूरत पड़ती है कि काम कराया किससे जा रहा है, तो काम कौन प्रारंभ कर रहा है आकाश, और आकाश कितना काम कर रहा है 3 काम एक दिन में, तो 15 यूनिट का मतलब 1 यूनिट बराबर 2 दिन है, और 3/3 अलग से हो जाएगा, तो 15 दूनी 30 और 1 दिन और, मतलब टोटल जो टाइम लगेगा वो कितने दिन लगेगा 31 दिन। दिया गया है आपको ऑप्शन नंबर 3 में। बहुत सीधा सा मसला है। यहां पर चूंकि आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि काम को प्रारंभ कौन कर रहा है, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, सवाल आपको कह रहा है एक यात्रा में किरण ने बाइक से 50 मील प्रति घंटे की चाल से 3 घंटे तक, इसके अलावा उसने कार से 65 मील प्रति घंटे की चाल से 2 घंटे तक, आराम करने के लिए 2 घंटे रुका, आराम के बाद उसने गंतव्य तक पहुंचने के लिए बाइक से 80 मील प्रति घंटे की चाल से 4 घंटे तक यात्रा की। औसत चाल। अब औसत चाल बराबर होता क्या है, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी
बटे कुल समय, ये होता है। अब दूरी तो आपको दी नहीं गई है, तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणे। अब देखिए यहां पर पहले 50 मील की चाल से 3 घंटे, मतलब जो दूरी निकलेगी वो कैसे निकलेगी, 50 गुणे पहला। दूसरे हिस्से में 65 की चाल से 2 घंटे, मतलब 65 गुणे 2। फिर 2 घंटे रुक गया, फिर कितना चला, 80 मील की चाल से, 80 की चाल से कितने घंटे, 4 घंटे। अब देखिए यहाँ समय कितना लगा है, 3 ये है, ये 2 ये है, ये। अब यहाँ पे आपको देखने की बात यह है कि जो वो 2 घंटे आराम करने के लिए रुका है, ये भी इसी में जुड़ जाएगा, और 4 घंटे ये। अब देखिए ये कितना हो गया, 150, 130 और 320, मतलब 150 प्लस 130 और प्लस 320 और बटे 3 2 5 2 7 4 11, तो ये कितना हो जाएगा 280, 300, ये कितना हो जाएगा 600। अब 600 बटे 11, तो 11 बचे 55, 5 11 चौके 44, 6 बचेगा 6, लेकिन मामला किसमें है, दशमलव में। अगर ऐसा होता तो 54 से 6 बटे 11 उत्तर आ गया होता, दशमलव 6 है तो 60, 11 बचे 55, फिर 5 ही आ जाएगा, तो 54.5, 5 है 54.56 कर ली। ठीक है, ये आपका उत्तर हो जाएगा 54.54 आपको दिया गया है, मतलब उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। यहां पर इस सवाल में केवल एक ही चीज, ये जो 2 वाला मामला था, ये बात हमेशा याद रखिए कि यात्रा करते समय जब आप रुकते हो तो वो भी यात्रा के समय में ही जुड़ जाता है, क्योंकि एक जगह से दूसरे जगह तक जाने में जो कुल दूरी है और उसमें कुल समय जो लगा है, अब समय चाहे वो चलते हुए लगा हो और चाहे वो रुकने के समय लगा। जैसे एक सवाल आपने पिछले वाले में देखा होगा, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल थी, रुक जाने की वजह से वो चाल घट करके कुछ और हो गई। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है एक व्यापारी 18% 20% की छूट दे, विक्रय मूल्य क्या होगा, रुपए का मामला। अब देखिए 18%, 18% का मतलब कितना हो जाएगा 9/50, 20%, 20% का मामला कितना हो जाएगा 1/5। देखिए छूट का मामला है, मतलब 50 से कितना हो रहा है 41 और 5 से कितना हो रहा है 4, कट तो कुछ रहा नहीं है, मतलब पूरा मामला है 250 से 4 एकम 4, 4 चौके 16, 164। ठीक है, अब विक्रय मूल्य कितना था, अंकित मूल्य था 11,000 रुपए, मतलब इसकी वैल्यू आपको दी गई है 11,000। 0 से 0 कैंसिल, अगर मैं इसको काटूंगा तो 25 चौके 100, 25 चौके 100। ठीक है, अब 1 बराबर कितना है 44, यहां पर आप 44 का गुणा मार दीजिए। अब देखिए 4 चौके 16, 6 4 10 चौके 40, 6 1 7 चौके 28 और 4 1 कम 4। अब ये 6, ये 1 8 4 12, 4 3 7, 7,216 रुपए उसका उत्तर होगा, दिया गया है आपको ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अब बार बार ये चीज देखिए, रिपीटेड अंकों का जो गुणा है वो आपको बार बार मिल रहा है। बात कर लेते हैं अगले सवाल। अगला सवाल, कोई किराना व्यापारी 15% के लाभ पर चावल को बेचता है और 20% कम वजन का उपयोग में लाता है, अर्जित कुल लाभ %। बेईमानी का सवाल है। बेईमानी के सवाल में मैंने आप लोगों को बताया था, जितने रुपए में सामान बेचा जाता है वो होता है विक्रय मूल्य, और जितना सामान दिया जाता है वो होता है क्रय मूल्य। और हर वस्तु के विक्रय मूल्य को हम कितना मान करके चलते हैं, 1,000 रुपए प्रति किलोग्राम। क्यों, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1,000 ग्राम होते हैं। ठीक है, अब देखिए 15% के लाभ पर बेचता है, मतलब उसका जो विक्रय मूल्य हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1,000, 15% का लाभ मतलब 1.15, मतलब सामान बेचा गया है 1150। ठीक है, जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य है सामान कितना 20% का, मतलब 1,000 गुणे 0.8, ये 0.0 कैंसिल, मतलब ये कितना है 800। तो जो लाभ हुआ, लाभ हुआ घटा दीजिए दोनों को, कितना आ जाएगा 350 रुपए। तो जो लाभ प्रतिशत होगा, लाभ प्रतिशत किस पर निकलता है, क्रय मूल्य पर, तो 350 बटे 800 गुणे 100, 1 2 1 2, 2 चौके 8, ये कितना हो जाएगा 100, 4 चौके 16, 1 4 3 12, 3 30, 43.75% इस सवाल का जवाब होगा, दिया गया है आपको ऑप्शन नंबर। ठीक है, बेईमानी के बहुत सारे सवाल आप इसके पहले भी कर चुके हो, बस इसमें 3 ही बात ध्यान में रखने की है। हर वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 1,000 रुपए प्रति किलोग्राम, मतलब 1 ग्राम बराबर 1 रुपए।
ठीक है। विक्रय मूल्य वह होता है जितने में सामान व्यापारी बेचता है, क्रय मूल्य वह होता है जितना सामान वो देता है। ठीक है, ये रहा आपके सवाल का जवाब। बात कर लेते हैं अगले सवाल। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, 8 एवं 24 का तृतीय समानुपाती ए है, 4 एवं 16 का मध्यानुपाती बी है, तो ए बी का मान। देखिए तृतीय समानुपाती के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था बी स्क्वायर अपॉन ए। ठीक है, देखिए ये किसका मामला है, ए का, ये किसका है, बी का। तो यहां पर स्थिति क्या हो जाएगी, 24 गुणे 24/8, 8 तिरिक 24, 24 त्याही 72, ये ए है, मतलब ए की वैल्यू कितनी हो गई। ठीक है, मध्यानुपाती के लिए मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, रूट ऑफ ए बी। यहाँ पर ए ये है, बी ये है, तो रूट ऑफ ए बी मतलब 4 गुणे 16, 2 और 4, तो 2 गुणे 4 मतलब ये कितना हो जाएगा 8, मतलब बी की वैल्यू कितनी हो गई है 8। अब आपसे पूछ क्या रहा है ए बटे बी। अब देखिए ए बटे बी, ए का मान कितना है 72, बी का मान कितना है 8, काट देंगे 8 नाम 72, उत्तर हो जाएगा 9, दिया गया है आपको ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, डायरेक्ट भी कर सकते थे, वैसे ऐसा करने के बाद वैसा कर लेते, लेकिन कोई मतलब नहीं था, ये सवाल तो देख के भी हल हो सकता था। 24 तिहाई 72, 16 चौके 64, 64 का वर्गमूल कितना होगा 8, 72 में 8 का भाग देंगे, उत्तर हो जाएगा 9। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, इसका भी तृतीय अनुपाती, अभी अभी आपने देखा तृतीय अनुपाती का फॉर्मूला बी स्क्वायर अपॉन ए, ए ये है, बी ये है, मतलब पूरा मामला 0.12 गुणे 0.12 बटे 0.1। अब देखिए अगर मैं इस 0.1 को हटाऊंगा तो यहाँ कितने का गुणा हो जाएगा, 10 का 12 बराबर 144, लेकिन 4 अंक है ये, और गुणे कितना है 10, 10 का गुणा करोगे तो ये जब 0 हटेगा तो दशमलव यहाँ पे आ जाएगा, मतलब उत्तर हो जाएगा 0.144, दिया गया है आपको ऑप्शन नंबर 2 में। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। क्या बोल रहा है, एक नदी 2 kmph की चाल से बह रही है, एक नाव 10 घंटे में धारा के विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर जाती है और बी से ए तक वापस भी आ जाती है। इसमें देखिए सवाल में मैंने आप लोगों को, ये सवाल शायद पहले भी आ चुका है, मैंने आपको बताया था कि जो टाइम होता है, टाइम जो होता है टी बराबर कितना होता है, टी बराबर होता है डी अपॉन एक्स प्लस वाई और प्लस डी अपॉन एक्स माइनस वाई। इसको अगर आप हल करेंगे तो आपको जो मिलेगा वो मिलेगा टी अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 2 इंटू डी, ये है मामला पूरा। ठीक है, हल करके देखिएगा, देखिए इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ही आ जाएगा, एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, वाई वाई कैंसिल, 2x बचेगा और डी हमने कॉमन ही ले लिया था तो डी यहाँ बच गया। अब जो आपको दिया गया वो आप पेस्ट कर दीजिए। देखिए टी आपको दिया गया, टी कितना दिया गया है 10 घंटे, टी आपको दिया गया है 10 घंटे, ये हो गया 10, फिर एक्स स्क्वायर तो रहेगा ही, ये किसकी चाल दी गई है, एक नदी की चाल, एक नदी 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रही है, नदी की चाल दी गई है, नदी की चाल दी गई है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 2 गुणे 40 गुणे एक्स। अब देखिए कितना हो गया ये 10 एक्स स्क्वायर माइनस 40 बराबर कितना हो जाएगा ये। अब अगर मैं इसको पूरे को 10 को कॉमन निकाल लूं तो 10 अगर कॉमन निकलेगा तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4, इसको भी उधर ले आइए माइनस 8 बराबर 0, या इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4 बराबर 0। 4 एक कम 4, 5 एक कम 5, नहीं 4 एक 5, 8x को ब्रेक करना है, 8x को ब्रेक करना है तो ये तो होगा नहीं, एक काम करते चलिए देखते हैं इसको आगे, एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर कितना हो जाएगा 4, नहीं यही तो है, a माइनस बी स्क्वायर। देखिए ये सवाल चूंकि दशमलव में दिया गया है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना होता है a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है यही होता है। अब अगर मुझे x
4 दूनी 8, मतलब b की वैल्यू मुझे कितनी लेनी पड़ेगी, 4 लेनी पड़ेगी। मतलब x माइनस 4 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x और प्लस 16। अब अगर मुझे यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर भी है माइनस 8x भी है, यहाँ अगर मुझे 16 चाहिए है तो यहाँ मैं कितना जोड़ूंगा, प्लस 20। तो प्लस 20 अगर मैं इधर जोड़ूंगा तो यहाँ भी कितना जोड़ूंगा, प्लस 20। तो अब ये मामला कितना हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 बराबर कितना हो जाएगा, 20। कितना हो जाएगा, 20। अब देखिए ये पूरा मामला कितने का है, ये पूरा मामला है x माइनस 4 का होल स्क्वायर का, और ये कितना है, 20 का। मतलब x माइनस 4 बराबर रूट ऑफ 20, मतलब 2√5। ठीक है, अब √5 की वैल्यू कितनी होती है भाई, अच्छा सवाल है। x माइनस 4 बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2.23। ठीक है, 2 3 6 होती है शायद, 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6 और 1 7, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। तो x जब इधर ले जाएंगे तो 4.472 प्लस 4 बराबर हो जाएगा 8.472। यही आपके सवाल का जवाब है, दिया गया है आपको ऑप्शन नंबर। अब देखिए इस सवाल में सब कुछ बढ़िया है लेकिन कैलकुलेशन बहुत जबरदस्त करा दिया। देखिए यहां पर जरूरी नहीं है कि यही डाटा है, डाटा कई बार ऐसा आता है कि जो बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल फिट हो जाता है, लेकिन यहाँ देखिए हमें ऐसी कोई भी संख्या नहीं मिल सकती जिसका गुणा करें तो 4 आए और जोड़ें तो 8 है। तो अब हमारी मजबूरी क्या थी, हमारी मजबूरी ये थी कि इसको हम स्क्वायर के फॉर्मेट में लेके जाएं। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ एक्स स्क्वायर भी मिला हुआ है, एक्स भी मिला हुआ है, और अगर स्क्वायर के फॉर्मेट में लेके जाएंगे मुझे यहाँ 8x चाहिए, 8x चाहिए, मतलब 8x में कितने का गुणा, 2ab, मतलब 2 × 4 × x होना चाहिए, तभी तो वो 8x आएगा। 4 होना चाहिए, मतलब b की वैल्यू मुझे कितनी लेनी पड़ी, 4। अब अगर 4 बनाना है तो मुझे यहाँ पे 16 चाहिए, लेकिन मेरे पास है कितना, ऋण 4 है। इसको 16 बनाना है मतलब मुझे यहाँ 20 जोड़ना पड़ेगा, और 20 इधर जुड़ेगा तो 20 इधर भी जुड़ जाएगा, तब आपका सवाल जा करके हल होगा। यहाँ पर √5 की वैल्यू भी आपको पता होनी चाहिए। वैसे भी मैं आप लोगों को बताऊं, √2 3 5 कम से कम इतने की वैल्यू 1.414, 1.732, 2.236, इतना तो आप अपने दिमाग में बैठा करके ही रखो। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल सिंप्लीफिकेशन का है। ठीक है, p/1/2, मतलब स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए सब तो गुणे गई फॉर्मेट में, 3 3 9 1 10, 10/3 भागे 6 7 42 3 45, 45/7 गुणे 2 1 कम 2 1 3/2 गुणे 7 3 21 और 1 22/7। ये है मामला, और ये है p⁻1/2। ठीक है, अब इसको अगर आप बदलोगे तो क्या हो जाएगा ये मामला, 10/3 गुणे 7/45 गुणे 3/2 गुणे 22/7। देखिए 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 15 तिया 45, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, 2 11 हम 20। अब ऊपर आपका कितना बचा, 11 दूनी 22, और नीचे कितना बचा है, 3 3। ठीक है, बराबर कितना है, p⁻1/2। अब अगर आपको p निकालना है तो p बराबर हो जाएगा 22/9 का, इधर जाके स्क्वायर होगा, तो 22 का स्क्वायर कितना होता है, 484, और 9 का स्क्वायर कितना होता है। ठीक है, दिया गया है क्या, ये दिया गया है आपको ऑप्शन नंबर 2 में। सवाल में कुछ भी नहीं है, केवल एक बात समझनी है, अगर यहाँ पावर है 1/2 का लगा हुआ, मतलब ये स्क्वायर रूट है, तो दूसरी तरफ जाकर के ये क्या करेगा, स्क्वायर कर देगा। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल है, ब्याज की दर पहले वर्ष के लिए 16, दूसरे वर्ष के लिए 20, तीसरे वर्ष के लिए 15, 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। देखिए अब 16% का मतलब कितना होता है, 4/25। ठीक है, 20% का मतलब कितना होता है, 1/5। 15% का मतलब होता है 3/20। ठीक है, निकालना क्या है, ब्याज निकालना है। मतलब पूरा मामला कितना है, 25 से 29 हुआ, फिर 5 से 6 हुआ, और फिर 20 से कितना हो गया, 23 हो गया। कुछ कटेगा क्या, कट रहा है, 2 तिहाई 6, 10 दूनी 20, और कुछ कटेगा क्या, नहीं। 25 पंचे 125 और 10, ये हो जाएगा 1250। इधर देखिए, ये देखिए अब बढ़िया गुण आया है, 29 तिहाई 87, 87 गुणे कितना करना है, 23, 23 सत्ते 7 तिरिक 21, 7 दूनी 14 2 16, 8 तिरिक 24,
8 दूनी 16 और 2 18, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 84 में 16 जोड़ेंगे, 184 में 16 जोड़ेंगे 200 और ये 1, ठीक है। कितना हो गया ये 2000। तो जो ब्याज मिला वो कितना मिला, 751 रुपए। 751, दोनों को घटा दीजिए, 751 रुपए का। अब जो मूलधन था ये कितना था, 15,000 रुपया, ठीक है। तो इससे ये कैंसिल, 25 पंचे 125, 25 छक्का 150, एक बराबर कितना हो जाएगा 12, मतलब यहां पर आपको गुणा करना है 12 का। तो 12 एक कम 12, 12 पंचे 60 और 1 61, 12 सते 84 और 6 90, उत्तर हो जाएगा 9,012 रुपए दिया गया है आपको ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। यही चीज मैं आपको बोल रहा था कि इसकी आदत आप बना लीजिए। प्रतिशत में बोले तो, डिस्काउंट में बोले तो, जहां भी रुपया दे करके रुपया पूछे आप सवाल को इसी तरीके से अटेंड करो। इससे फायदा ये होगा, अगर मूल मान पूछेगा कि बढ़ के कितना हो गया तो भी आप निकाल पाओगे, और अगर घटा हुआ माल पूछेगा कि कितने की कमी हो गई तो भी आप निकाल पाओगे। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, 12 से विभाज्य 2 अंकी सबसे बड़ी और 8 से विभाज्य 2 अंकी सबसे छोटी। 2 अंकीय सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, 99, ठीक है। 8 से विभाज्य 2 अंकीय सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, सबसे बड़ी संख्या ये होती है, सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, 10, ठीक है। 8 से विभाज्य होनी चाहिए। अब इसमें देखिए आप, 12 से विभाज्य 2 अंकी सबसे बड़ी, 12 का भाग अगर मैं इसमें दूंगा तो कितनी बार जाएगा, 12 अट्ठे 96, फिर 12 सत्ते 12 नहीं है 108, 3 अंक हो जाएगा, मतलब इससे जो विभाज्य सबसे बड़ी संख्या वो कौन सी होगी, 96। यहां देखिए 8 से विभाज्य 2 अंकी सबसे छोटी, तो सबसे छोटी तो 10 है, 8 है कम 8 केवल 1 अंक है, 2 अंकी बनानी है, मतलब 8 दूनी 16। अब आपसे पूछ रहा है इन दोनों का लघुत्तम आप निकालिए। इन दोनों का लघुत्तम आप निकालिए तो लघुत्तम के समय आपका जो फोकस रहता है, लघुत्तम के समय आपका जो फोकस रहता है वो किस पर होना चाहिए, बड़ी संख्या पर। अब हमारा फोकस हमेशा बड़ी संख्या पर, बड़ी संख्या कौन सी है, 96, तो इसका एलसीएम भी कितना हो जाएगा 96, क्यों, क्योंकि 96 16 से विभाजित है, मतलब मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। यहां ध्यान दीजिएगा, 2 अंकी सबसे बड़ी, इससे आगे नहीं जा सकते, इसके नीचे नहीं आ सकते, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, एक दुकानदार अपने ग्राहकों को धोखा देता है, कैसे, पहले तो वह शुद्ध शहद में 20% पानी मिला देता है, फिर उसकी कीमत को भी 15% बढ़ा देता है, 40 केजी शुद्ध शहद के लिए हिस्से की दर से भुगतान करता है, ठीक है। 20% पानी मिला देता है, मतलब क्वांटिटी भी बढ़ा दिया और कीमत भी बढ़ा दिया, ठीक है। अब देखिए 20%, 20% का मतलब कितना होता है, 1/5, फिर कितना है 15%, 15% का मतलब कितना होता है 3/20, ठीक, मतलब 5 से 6 और 20 से 23, मतलब पूरा मामला कितने का है, 100 का, और 6 तिरिक 18, 6 दूनी 12 और 1 13, मामला है 100 से 138 का, ठीक है। वह 40 केजी शुद्ध शहद के लिए 30 रुपए, तो वो इसे बेच करके वह कुल कितना लाभ कमाएगा। अब देखिए इसका क्रय मूल्य कितना है, ये जो 100 है ये बराबर है 40 गुणे 30 के, मतलब ये किसके बराबर है 1200, इससे और इसका कैंसिल, मतलब 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर है 12, ठीक है। लाभ कमाता है, तो लाभ कितना कमा रहा है ये 38 का, तो 38 गुणे 12, 12 अट्ठे 96, 12 तिहाई 36, 36 और 9 45, उत्तर हो जाएगा 456 रुपए दिया गया है आपको ऑप्शन नंबर 2। यहां एक बात को समझिएगा, ये वाला मामला तो ठीक ही था, 100 से 138 हो गया 38, ये वाला मामला तो आपकी समझ, क्रय मूल्य कैसे निकला, 40 किलो शुद्ध दूध उसने खरीदा है 30 रुपए के दर से, इसका मतलब ये हुआ कि उसका जो क्रय मूल्य था वो 1200 रुपए था, मतलब 100 की वैल्यू है 1200, 1 की वैल्यू 12, तो 38 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 456 रुपए। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 50,000, जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% की दर से घट रही है, 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या 5% की दर से कमी आती है। 5% का मतलब कितना होता है 1/20, मतलब कहानी क्या हो गई 20 से 19 और फिर अगले साल भी 20 से 19, मतलब पूरा मामला हो गया 400 से 19 का,
स्क्वायर 361। ठीक है, गांव की जनसंख्या ज्ञात कीजिए, मतलब कमी नहीं पूछा है, पूरी जनसंख्या पूछा है। 400 की वैल्यू कितनी दिया गया है? 50,000। 1 2 1 2 4 से काटेंगे 25 पंचे 125 आ जाएगा, मतलब 1 बराबर कितना है? 125। तो 361 गुणे 100, ये आपका मामला है। 125 का गुणा मतलब 8 का भाग, तो 8 चौके 32, 32 4 8 पंचे 40, 40 1 और इस 1 का गुणा 125 में कर देंगे तो 45,125 दिया गया है आपको ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 125 का गुणा मतलब 8 का भाग। समझ में नहीं आ रहा होगा तो कैलकुलेशन के वीडियोस में आप लोग जाकर के देख लीजिएगा। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल। साथियों, इस क्वेश्चन के साथ ही हमारा ये पेपर खत्म होता है। वास्तव में ये पेपर कल डलना चाहिए था, कल मुझे आपको ये पेपर पढ़ाना था, लेकिन कुछ निजी कारणों से मैं ये पेपर कल आपको नहीं पढ़ा पाया। उसके लिए मैं आपसे पहले ही क्षमा मांग चुका हूं। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। मिलते हैं ठीक अपने समय पर नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।